मोदी मोदी, आप अपनी ताकत को पहचानिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पहले आप और पहले आपके पेज में एक पुराना 25 साल पुराना गठबंधन जो कि टूट चुका था, अटका हुआ है। जी हां, मोदी का ये डबल धमाका जरूर है हरियाणा और महाराष्ट्र में, लेकिन महाराष्ट्र में सरकार अपने बलबूते नहीं बन पा रही है और इसीलिए जिसे समर्थन चाहिए वो संपर्क करे, ये कह रहे हैं उद्धव ठाकरे। अगर मैं समर्थन दूं, बीजेपी नकार दे तो बीजेपी बड़ी पार्टी है, वो संपर्क करे, ये कहना है उद्धव ठाकरे का। अब कई लोग इसे उद्धव ठाकरे के अपरिपक्व राजनीति का प्रतीक मान रहे हैं, क्योंकि एनसीपी ने तो खुलकर कह दिया है कि हम बाहर से समर्थन देने को तैयार हैं, यानी हमें सत्ता में हिस्सा भी नहीं चाहिए, फिर भी बीजेपी सरकार बनाए तो हम बाहर से समर्थन देंगे। पांच महीने के भीतर बीजेपी मुख्यालय भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। अमित शाह ने महाराष्ट्र में सरकार बनाने का दावा तो कर दिया, लेकिन सवाल उठता है कि कैसे बनेगी बीजेपी की सरकार, क्योंकि 288 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी सेंचुरी जड़ने के बावजूद बहुमत के आंकड़े के पास आकर छिटक गई। बीजेपी को एनसीपी की पेशकश। महाराष्ट्र को एक स्थिर सरकार मिले, प्रगतिशील सरकार मिले और केंद्र के साथ जिस सरकार का एक संबंध बना रहे, इस परिस्थिति में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए हम मदद करेंगे। हम सरकार के बाहर से मदद करेंगे और ये फैसला हमारे पार्टी की ओर से आज हमने हमारे शीर्ष नेतृत्व के साथ करके हमने लिया है। एनसीपी ने अपनी ओर से समर्थन का मोहरा तो चल दिया, लेकिन क्या बीजेपी को ये कबूल होगा? प्रफुल्ल पटेल जी ने ये कहा है कि महाराष्ट्र की जनता का जनादेश है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाए। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए हम उनको बिना शर्त समर्थन देना चाहते हैं, ये बयान है। और मैं मानता हूं कि लोकतंत्र का तकाजा है, जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसका सरकार बनाने का अधिकार होता है। एनसीपी के ऑफर पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने साफ जवाब नहीं दिया। उधर महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस भी सारे विकल्प खुले रखने की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र के कुल मैंडेट का सम्मान करते हुए एनसीपी ने कुछ बातें कही है, पर हमने अभी निर्णय कोई लिया नहीं है। हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड उचित निर्णय इसके ऊपर लेगा, क्योंकि निर्णय का सारा अधिकार उनका है। महाराष्ट्र के हित में हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड उचित निर्णय लेगा और इसलिए अभी मुझे ऐसा लगता है कि अटकलबाजी नहीं होनी चाहिए। दरअसल एनसीपी की पेशकश स्वीकार करने में बीजेपी को हिचक हो सकती है, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने खुलकर एनसीपी पर निशाना साधा था। एनसीपी का पूरा नाम क्या है मालूम है? नेचुरली डेवलप्ड पार्टी। बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर एनसीपी बीजेपी को समर्थन देने के लिए इतनी हड़बड़ी में क्यों दिखी, और दूसरा बड़ा सवाल ये कि अब इसके कम्युनलिज्म और सेक्युलरिज्म के नारों, दावों और वादों का क्या होगा, जो इन्होंने चुनाव प्रचार में चीख चीख कर लगाए थे और ये कहा था कि जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है और नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार शुरू किया है, तब से कम्युनल घटनाएं बढ़ रही हैं और बीजेपी इनका फायदा उठा रही है। क्या शिवसेना के साथ बीजेपी बनाएगी सरकार? आप अभी आपने क्या कहा, आप नहीं जाएंगे, अभी बोल रहे आप जाएंगे, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो इसलिए मैंने कहा मैं शांत बैठा हूं मेरे घर में, तो अगर कोई किसी को लगे कि शिवसेना उनको साथ में चाहिए तो सामने से आ सकते हैं। शिवसेना को इंतजार है बीजेपी के प्रस्ताव का। बीजेपी के कई नेता भी संकेत दे रहे हैं सरकार बनाने में शिवसेना स्वाभाविक सहयोगी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को शिवसेना से बातचीत का जिम्मा सौंपा गया है, लेकिन क्या शिवसेना आसानी से मानेगी? अटकलें हैं कि सीएम पोस्ट समेत शिवसेना सख्त सौदेबाजी के मूड में है। हालांकि अमित शाह का रुख भी
सख्त है। झगड़ा जो पड़ा वो आप सबसे कोई छिपा नहीं है। 3 सीटों के लिए इतना पुराना, सालों पुरानी दोस्ती टूट गई और आज सिद्ध हो चुका है कि कौन सच्चा था। हमने शिवसेना के साथी जो हमारे केंद्र में है उनको भी कायम रखा था। हमने महाराष्ट्र में मुंबई शहर में जो हमारे समर्थन से कॉरपोरेशन चल रही है उसमें समर्थन भी कंटिन्यू करा था। हमने कभी गठबंधन तोड़ा नहीं था। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं। यानी महाराष्ट्र में सियासी रस्साकशी का एक और दौर बाकी है, क्योंकि आंकड़े बीजेपी के पक्ष में तो हैं, लेकिन समीकरण थोड़ा उलझा हुआ है। मुंबई से संजय शर्मा के साथ ब्रजेश पांडे और अमिताभ सिन्हा, दिल्ली आज तक। लेकिन इन चुनाव के बाद उस जोड़ी का जिक्र सबसे ज्यादा हो रहा है जिसे विनिंग कॉम्बिनेशन माना जा रहा है। जी हां, अमित शाह और नरेंद्र मोदी। तो क्या ये वो जोड़ी है जो अपना करिश्मा लोकसभा चुनाव के बाद अब इन चुनाव में भी एक तरह से पूरी तरह से स्थापित कर चुकी है? स्पष्ट बहुमत महाराष्ट्र में नहीं, लेकिन हरियाणा में जबरदस्त कमाल। यानी इस विनिंग जोड़ी पर और उसके फॉर्मूले पर जरा नजर डालिए। 5 महीने के भीतर बीजेपी मुख्यालय फिर जश्न में डूबा है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह फिर मैन ऑफ द मैच बनकर उभरे हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना से दोस्ती तोड़कर अकेले चुनाव में उतरने का अमित शाह के दांव पर महाराष्ट्र की जनता ने मुहर लगा दी। 288 सीटों की विधानसभा में बीजेपी बहुमत से तो चंद कदम दूर रह गई, लेकिन इतना तय है कि महाराष्ट्र में सरकार उसी की बनेगी। शिवसेना दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी। कांग्रेस एनसीपी क्रमशः तीसरे और चौथे नंबर पर आई, जबकि राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस को करारा झटके का सामना करना पड़ा है। महाराष्ट्र में हम कभी 119 से ज्यादा सीटों पर चुनाव नहीं लड़े थे। इस बार हमने 288 से 88 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन चुनाव लड़ा और लगभग 121 के आसपास सीटें भारतीय जनता पार्टी का 122 सीटें भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जीता है। हम सबसे बड़ी पार्टी बनकर आए हैं और वहां पर सरकार बनाने जा रहे हैं। पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान अपनी कराड़ सीट तो बचाने में कामयाब रहे, लेकिन मोदी मैजिक में कांग्रेस का गठ बिखेरने से नहीं रोक पाए। चौहान ने हार स्वीकार कर ली है, जबकि महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष माणिक राव ठाकरे ने इस्तीफे की पेशकश की है। भारतीय जनता पार्टी को सबसे अधिक संख्या प्राप्त हुई है, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस निराशाजनक रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद में हमने कुछ परिस्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन अपेक्षा के अनुसार नहीं हुआ। महाराष्ट्र के जनादेश में सबसे विचित्र स्थिति में शिवसेना फंस गई है। 2009 के 44 सीटों से आगे तो बढ़ी, लेकिन बीजेपी से मीलों पीछे छूट गई। बीजेपी को जितनी सीट देने में शिवसेना टालमटोल कर रही थी, बीजेपी ने अकेले उतनी सीट जीत ली। 25 साल बाद यह मौका मिला जब महाराष्ट्र में कोई दूसरी पार्टी 3 अंकों में पहुंची है। इससे पहले महाराष्ट्र में बीजेपी कभी 70 का आंकड़ा तक पार नहीं कर पाई। मुंबई से रीमा पराशर, कमलेश सुतार और मुनीश पांडे के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली आज तक। पहले दिल्ली की गद्दी, फिर हरियाणा, महाराष्ट्र। जी हां, बीजेपी का विजय रथ बढ़ता ही चला जा रहा है। बीजेपी के निशाने पर है जम्मू कश्मीर समेत 4 सूबे, जहां कुछ ही महीनों बाद विधानसभा चुनाव होना है। मोदी के अखिल भारतीय विजय अभियान के तहत महाराष्ट्र में जीत के ये लड्डू बड़े मीठे निकले। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष और सीएम पद के दावेदार देवेंद्र फडणवीस ने कैमरों के फ्लैश के बीच जीत के लड्डू तबीयत से चखे। मोदी के ऑल इंडिया मिशन ने तो महाराष्ट्र और हरियाणा पर कमल का ठप्पा लगा दिया, लेकिन बम्पर जीत के बाद अब टारगेट बिहार और कश्मीर की हदों तक जा पहुंचा है। आने वाले दिनों में दिल्ली की सरकार बनाएंगे, झारखंड की सरकार बनाएंगे, जम्मू कश्मीर की सरकार बनाएंगे और अगले साल बिहार की सरकार बनाएंगे। महाराष्ट्र हरियाणा जीतने के बाद जम्मू कश्मीर, बिहार, झारखंड और दिल्ली, ये 4 राज्य अब बीजेपी की हिट लिस्ट में शामिल हैं।
साल 2014 के लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर की 6 में से 3 सीटें जीतकर बीजेपी के हौसले अब जम्मू से होते हुए श्रीनगर पहुंचने के हो चले हैं। 87 सीटों वाली जम्मू कश्मीर विधानसभा में बीजेपी के 11 विधायक हैं और बहुमत के जादुई अंक 44 तक पहुंचने के लिए बीजेपी को सियासत का सबसे बड़ा उलटफेर करना होगा। दोनों राज्यों में कांग्रेस को लीडर ऑपोजिशन का भी पद न मिले, इस तरह की स्थिति हुई है। दोनों राज्यों में कांग्रेस नंबर 3 पर खिसकी है और हमारा कांग्रेस मुक्त भारत का अभियान 2 कदम और आगे बढ़ा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बिहार में 22 सीटें जीतने के बाद से ही बीजेपी यहां राज करने के मंसूबे पाले बैठी है। अगले साल विधानसभा चुनाव में बीजेपी को दुश्मनों के भरे पूरे गठबंधन का सामना करना होगा। कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू एक तरफ तो दूसरी तरफ बीजेपी और एलजेपी होंगे। 243 सदस्यों वाली विधानसभा में इस वक्त बीजेपी के 88 विधायक हैं और अमित शाह ने अध्यक्ष बनने के फौरन बाद बिहार की तरफ विजय रथ दौड़ा दिया था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए बहुत जरूरी है कि चारों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार चारों राज्यों में बनाए, ये बहुत जरूरी है। उपचुनावों से बीजेपी के इरादों को झटका तो लगा था, लेकिन दोनों राज्यों की जीत ने लक्ष्य और बड़ा कर दिया है। मोदी के इरादे और अमित शाह की प्लानिंग की परीक्षा अब कश्मीर, बिहार और झारखंड में भी होगी। अहमद अजीम के साथ आज तक ब्यूरो। तो तमाम राज्यों पर कब्जा करने की फिराक में बीजेपी और यही उसकी कोशिश होगी। महाराष्ट्र के साथ हरियाणा से भी कांग्रेस का एक तरह से बोरिया बिस्तर साफ कर दिया है बीजेपी ने। हरियाणा में बीजेपी अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली है। 4 सीट से पूर्ण बहुमत तक का सफर बीजेपी के लिए सपने के सच होने जैसा ही इस वक्त दिखाई देता है। कुरुक्षेत्र से लेकर दिल्ली तक ढोल नगाड़ों के शोर ने हरियाणा में नए निजाम का ऐलान कर दिया। मोदी का तूफान शहर शहर इस कदर चला कि 10 साल से राजपाट चला रही कांग्रेस की चूलें तक हिल गईं। मोदी के कांग्रेस मुक्त अभियान में बीजेपी ने पंजे को मरोड़कर एक और राज्य को अपने सियासी साम्राज्य में शामिल कर लिया। हरियाणा में 76% रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग का रिजल्ट जब आया तो नंबर 1 हुड्डा नहीं बने बल्कि मोदी निकले। चुनाव के पहले ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि दोनों राज्यों में, हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को अकेले चुनाव में जाने का फैसला करना पड़ा। ये फैसला करने के बाद हरियाणा में हम कभी 26 से ज़्यादा सीटें नहीं लड़े थे और 16 से ज़्यादा सीटें नहीं पाए थे। वहाँ पर हम 90 की 90 सीटें लड़े और लगभग 49 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत, यह भूतपूर्व जीत हरियाणा की राजनीति में एक निर्णायक मोड़ बन करके आई है। यह जीत लोकतंत्र की जीत है, हरियाणा की जनता की जीत है। जाति पाति और क्षेत्रवाद से ऊपर उठ करके हरियाणा की जनता ने जिस प्रकार से सुशासन और विकास के पक्ष में यह मतदान दिया है, हरियाणा की जनता वंदनीय है। एक तरफ बीजेपी दफ्तर के बाहर सबसे बड़ी जीत के ढोल ताशे बज रहे थे तो दूसरी तरफ 10 साल से सरकार चला रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर और दफ्तर के बाहर सन्नाटा पसर गया। मोदी के तूफान में कांग्रेस से लेकर इंडियन नेशनल लोकदल और जनहित कांग्रेस जैसे तमाम छोटे बड़े दलों के दावे धूल में मिल गए। वोटरों की अदालत में 10 साल से नंबर 1 हरियाणा की कांग्रेसी सरकार की दलील बेदम निकली तो सेहत के नाम पर बेल लेकर जेल से बाहर आने वाले ओम प्रकाश चौटाला को भी वोटरों ने नकार दिया। चौटाला के पोते दुष्यंत चौटाला तक को हार का मुंह देखना पड़ा। अब ये विकास की अलख है या फिर करप्शन का पाप जिसने हरियाणा में कमल को खिला दिया। शायद यही वजह है कि नरेंद्र मोदी के विकास का मंत्र एक बार फिर कामयाब हुआ और हरियाणा में पंजे की पकड़ कमजोर हुई और ऐनक धुंधला पड़ गया।
साल 2009 के चुनाव में 4 सीटों की सियासी औकात का दिन देखने वाली बीजेपी ने मोदी के नाम और काम के बूते हरियाणा को अपने नाम कर लिया। 90 सीटों वाली विधानसभा में साल 2005 में बीजेपी के खाते में 2 सीटें आई थी और साल 2000 में 6 सीटों के साथ बीजेपी ने हरियाणा में चुनाव जीता था। मोदी लहर में कांग्रेस पर कहर बरपा तो पार्टी को एक और राज्य से हाथ धोने के सच का सामना करना पड़ा। हरियाणा की जनता का जो फैसला है उसको हम लोग श्रद्धार करते हैं और फिर हम असेस करेंगे कहाँ कमी रह गई, क्या कारण हुए, ये जब समीक्षा करेंगे तो उस पर चर्चा करेंगे। मैं जो ये मान करके चलता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को जो मैंडेट मिला है, लोगों ने कहीं ना कहीं मोदी जी के पक्ष में मतदान किया है। सिर्फ 5 साल में बीजेपी ने हरियाणा में 4 सीट से लेकर पूर्ण बहुमत तक के सपने को सच कर दिखाया। अब सवाल ये उठता है कि हरियाणा में पहली बीजेपी सरकार का बॉस कौन होगा। तो इस बीच जरा आपका फैसला में आपको दिखा दें कि मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में कौन से बड़े चेहरे हैं। सबसे पहले हम शुरुआत हरियाणा से कर रहे हैं और हरियाणा में जब शुरुआत कर रहे हैं तो जाट समुदाय से होना ये यूएसपी माना जा सकता है कैप्टन अभिमन्यु का, क्योंकि जिस तरह का मैंडेट आया है हरियाणा में ये माना जा सकता है कि जाट भी बीजेपी के साथ गए हैं। लेकिन एक और अच्छी चीज़ मोदी और इसके साथ ही अमित शाह के गुड बुक्स में है, लेकिन क्या इनके खिलाफ जा सकता है। लगातार पिछले 3 विधानसभा चुनाव ये हारे थे कैप्टन अभिमन्यु और इसी के साथ इस बार कड़ी टक्कर जो है वो से किसी तरह से सीट को बचा पाए हैं एक तरह से, तो ये भी बहुत अच्छी बात उनके नज़रिए से नहीं होगी। एक और बुरी चीज़, पूरे हरियाणा में प्रभाव का अभाव है उनका, इसलिए पूरे हरियाणा में उनका असर होगा ऐसा नहीं माना जा सकता है। कोई प्रशासनिक अनुभव उनके पास नहीं है। हाल फिलहाल में आपने उनको टेलीविजन पर प्रवक्ता के रूप में सुना होगा, लेकिन उससे ज़्यादा उनका कुछ अनुभव है नहीं। लेकिन मनोहर लाल खट्टर साहब ये प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। विधायक हैं गुड़गांव से, हरियाणा में बीजेपी के सीनियर नेता हैं, बड़े अंतर से जीते हैं विधानसभा चुनाव, एक कदावर नेता के रूप में इन्हें देखा जाता है। संघ से भी इनकी नज़दीकी है तो वो वाला मामला भी फिट बैठ सकता है। लेकिन क्या इनके खिलाफ जा सकता है? चुनावी राजनीति का एक लंबा अनुभव जिसे कहते हैं वो खट्टर साहब को नहीं है। मोदी और अमित शाह के भरोसेमंद नहीं माने जाते हैं, बहुत करीबी नहीं माने जा सकते हैं। प्रशासनिक अनुभव इन साहब को भी नहीं है। तो मुख्यमंत्री का कौन चेहरा हो सकता है ये हमने हरियाणा में आपको दिखा दिया है। अब हम दिखा रहे हैं आपको रामविलास शर्मा, विधायक है महेंद्रगढ़ से, हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष हैं। क्या इनको ताज दिया जा सकता है? हरियाणा में शिक्षा मंत्री रह चुके हैं तो उस नज़रिए से इनके पास ज़रा अनुभव ज़रूर है प्रशासनिक रूप से। लेकिन क्या इनके खिलाफ 96 के बाद पहली बार ये जीते हैं साहब चुनाव, तो ये इनके खिलाफ जा सकता है कि वो जनाधार जो होना चाहिए क्या वो है इनके पास या नहीं है। 1996 जैसा कि हमने आपको बताया उसके बाद ये पहली बार जीते हैं। तो ये कुछ चेहरे हरियाणा में जिन्हें मुख्यमंत्री का ताज दिया जा सकता है। एक और नाम है वो भी आपको दिखा दें, कृष्णपाल गुर्जर जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, 4 बार विधायक रह चुके हैं, इन्हें ताज सौंपा जा सकता है। हरियाणा विधानसभा में बीजेपी के नेता भी हैं तो उस नज़रिए से भी पिछले दिनों से इनका है। मोदी और अमित शाह के भरोसेमंद भी माने जाते हैं। लेकिन क्या इनके खिलाफ जा सकता है? जातीय समीकरण इनके साथ नहीं बैठता है। हरियाणा में महत्वपूर्ण होता है ये सब कुछ। संघ से हरी झंडी के आसार भी बहुत कम है कि संघ कृष्णपाल गुर्जर के नाम पर राजी हो। ओम प्रकाश धनखड़ विधायक हैं बादली से इनका देखिए बीजेपी किसान मोर्चा के हैं। हुड्डा सरकार के खिलाफ कई सारे इन्होंने आंदोलन किए थे और जो हवा बनी हुड्डा सरकार के खिलाफ माना जाता है अहम रहा है। संघ के पसंदीदा को भी जाट समुदाय से इनका होना, अगर जाट नेता के रूप में किसी को मुख्यमंत्री बना देती है बीजेपी तो क्या दिक्कत है? प्रशासनिक अनुभव तमाम चेहरों में नहीं। हरियाणा में 4 पर थी बीजेपी तो ऐसा कोई बड़ा चेहरा वहां पर उभर कर आया ही नहीं। लोकसभा चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा से ये हारे तो ये भी एक दिक्कत है। इन सब के बीच राव इंद्रजीत सिंह केंद्रीय मंत्री, दक्षिण हरियाणा में अहिरवाल के बड़े नेता हैं जिसे अहिरलैंड के रूप में माना जाता है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के भी भरोसेमंद हैं तो ये भी एक सही फिट बैठती है गोटी। 4 बार सांसद और 4 बार विधायक रहे हैं बतौर केंद्रीय मंत्री, काम करने का अनुभव भी है राव इंद्रजीत सिंह के पास। क्या इनके खिलाफ है? 1 साल पहले कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए थे तो इन पर भरोसा करेगी बीजेपी? ये तमाम ऐसी बातें हैं। इस बीच जो बड़ी खबर हम लगातार आपको बता रहे हैं उसमें उद्धव ठाकरे ने ये कहा है कि अगर फोन करना है तो बीजेपी करे। लेकिन इधर जो महाराष्ट्र की राजनीति पर हम वापस रुख कर रहे हैं तो आपको बता दें गोपीनाथ मुंडे की बेटी, जी हाँ दिवंगत गोपीनाथ मुंडे की बेटी, रिकॉर्ड तोड़ जीत उन्हें हासिल हुई है बीड में। लोकसभा सीट से 6,92,000 वोट से जीती है प्रीतम मुंडे का ये
मार्जिन है जिसके साथ वो जीती है। गोपीनाथ मुंडे की मौत से ये सीट खाली हुई थी और उसके बाद प्रीतम मुंडे वहां से लड़ी थी। 6,90,000 के